आप सभी को नमस्कार। ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल की बाल मनोविज्ञान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमारी बाल मनोविज्ञान की कुछ कक्षाएं हो चुकी है। हमने बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अब परीक्षा काफी नजदीक आ रही है, हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना विषय। आज का हमारा विषय है शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास जो है प्रत्येक अवस्था में हम पढ़ेंगे, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और इस शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों को भी हम जानेंगे कि कौन कौन से कारक हैं और वो किस किस अवस्था में किस प्रकार से हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हमने पिक्चर्स भी दी हुई है, आप उनसे भी समझ सकते हैं किस प्रकार से शारीरिक विकास ग्रोथ करता है, बढ़ रहा है आगे। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो कुछ बाह्य एवं आंतरिक तत्व होते हैं, अवयव होते हैं, जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत निरंतर हमारे शारीरिक विकास जो है इसमें वृद्धि होती रहती है। परिवर्तनों की ये इस प्रक्रिया को ही शारीरिक विकास का नाम दिया गया है, या शारीरिक वृद्धि भी हम कह सकते हैं। ये जो शारीरिक विकास है, इस विकास को इस शब्द के लिए विकास शब्द और अभिवृद्धि और इसी के साथ में परिपक्वता, यानी विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक जो विकास है, उस विकास को हम अभिवृद्धि, परिपक्वता एवं विकास भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम शैशवावस्था की। शैशवावस्था जो है वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है कि शिशु काल का जो हमारा समय होता है, शिशु का शारीरिक विकास जो है वह जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहने सहने और स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन का विशेष ध्यान देना चाहिए। माता को अपना स्वयं के खान पान, ताजी भोजन करना चाहिए, उसका रहन सहन और स्वास्थ्य संबंधित जो विशेषताएं हैं वह बालक के शारीरिक विकास को काफी हद तक प्रभावित करती है। इसमें हम बात करते हैं भार की। पहला आता है कि शैशवावस्था में अर्थात जन्म से पूर्व का जो समय होता है, गर्भावस्था में या जन्म के समय और पूर्ण शैशवावस्था में बालक का जो भार होता है वह बालिका से अधिक होता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान देनी है, बालक और बालिका, हम बालक बालिका से अर्थात लड़के और लड़की का हम यहाँ जेंडर बालक और बालिका से समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि जन्म के समय बालक का भार 7.15 पौंड होता है और बालिका का भार लगभग 7.13 पौंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना होता है और 1 वर्ष के अंत में यह भार जो है 3 गुना हो जाता है। जो अगर हम भार की बात करें, वेट की बात करें, तो शैशवावस्था या गर्भ के से लेके और जन्म तक का जो समय होता है, उसके बाद बालक का भार बालिका की अपेक्षा अधिक होता है और 6 माह में यह भार दोनों का, बालक और बालिका दोनों का भार दुगना हो जाता है और वर्ष के अंत तक यह 3 गुना हो जाता है। अब बात करते हैं लंबाई की कि शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की अत्यंत तीव्र गति होती है। यह विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत नॉर्मल अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर होती है। 1 वर्ष के अंत तक यह 67 से 70 सेंटीमीटर होती है और दूसरे वर्ष तक यह 77 से 80 सेंटीमीटर होती है। 6 वर्ष तक लगभग 100 या 110 सेंटीमीटर लंबा होता है। 6 वर्ष तक बालक जो है 110 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। फिर बात करते हैं सिर व मस्तिष्क की। नवजात शिशु के सिर की जो लंबाई होती है, उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता रहता है और उसका भार जो है शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। हमने पिछली वीडियो में जब विकास की और उसकी बात की थी, तब हमने जाना था, पिछली जो वीडियो है उसको आप ध्यान से सुनना, उसमें हमने बताया था कि बच्चे का जो विकास होता है वह शिरो अधिमुखी कहा जाता है, अर्थात बालक का जो सिर है वह सबसे अधिक बड़ा होता है, पूरे शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग होता है। अब बात करते हैं हड्डियों की।
हड्डियां जो है नवजात शिशु की हड्डियां बहुत छोटी होती है और ये मिसप्रिंट लिखा हुआ है यहाँ पर 206 वयस्क की होती है, बड़े व्यक्ति के लिए होती है। नवजात शिशु के शरीर की जो हड्डियों की संख्या है वह 300 बतलाई गई है और संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी कोमल लचीली होती है ये हड्डियां। इन हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज लवणों की सहायता से इन्हें मजबूत बनाया जाता है। इस आयु में नवजात शिशु जो होते हैं उसके भोजन में लवण की अधिकता होनी चाहिए ताकि उसकी हड्डियां जो है वो बहुत ही मजबूत हो। जो शैशवावस्था होती है इसमें हमारी हड्डियां बहुत छोटी होती है, नाजुक होती है और अभी मैंने आपको बताया, ये आपने ध्यान रखना है, मिसप्रिंट है सॉरी यहाँ पे, कि नवजात शिशु की जो हड्डियां हैं उनकी संख्या 300 होती है। मांसपेशियां। शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता रहता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं 2 गुनी और टांगे 1.5 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन रहता है। अन्य अंगों की हम बात करें तो 6 माह तक बच्चे के दूध के दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं। सबसे पहले बच्चे के नीचे के दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक इन दांतों की संख्या 8 हो जाती है, जिसमें 4 दांत ऊपर से और 4 दांत नीचे के मसूड़े में निकल आते हैं। लगभग 4 वर्ष की जो आयु होती है उसमें दूध के सभी दांत निकल आते हैं। नवजात शिशु का जो सिर है वो शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन भी कभी तीव्र होती है, बहुत तेज होती है, तो कभी बहुत धीमी होती है। यह एक समान नहीं रहती है। जैसे जैसे उसके हृदय का विकास होता है, बढ़ता रहता है, उसकी धड़कन में भी स्थिरता आती जाती है। शिशु के जो आंतरिक अंग हैं जैसे पाचन अंग है, फेफड़े है, स्नायु मंडल है, रक्त संचार के अंग है, जनांग है, ग्रंथियां हैं, इनका विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष जो होते हैं उसको उन 3 प्रथम वर्ष जो होते हैं उनको विकास के काल भी कहा जाता है। अंतिम जो 3 वर्षों में बच्चा जो है वह मजबूती प्राप्त कर लेता है, अब वह थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है। बाल्यावस्था में ये तो थी शैशवावस्था। शैशवावस्था में हमने शारीरिक विकास को पढ़ा, अब हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। हमने पिछले वीडियो में जाना था। यह जो अवस्था है बाल्यावस्था, ये 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है और बाल्यावस्था में प्रथम वर्ष अर्थात हमने बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है यानी कि पहले 3 वर्ष 6 से 9 वर्ष जो है उसमें शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसके बाद का जो विकास है उसमें थोड़ी धीमी गति से होता है, थोड़ा यूं कहे कि वह स्थिरता आने लगती है। बात करते हैं भार की। वेट, इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है, अर्थात बच्चे का वजन जो है वह बढ़ने लगता है। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना आरंभ हो जाता है। यहाँ तक जो है लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके बाद लड़कियों का भार अधिक होना आरंभ हो जाता है। लंबाई की अगर हम बात करें तो इसमें शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन वर्षों में 2 से 3 इंच तक ये लंबाई बढ़ पाती है। बालक और बालिकाएं दोनों में लंबाई का जो क्रम है वह 2 से 3 इंच तक ही बढ़ पाती है। हड्डियों की अगर हम बात करें तो इस अवस्था में ये जो 4 से 5 वर्ष की जो अवस्था है, 6 से 9 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है और 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण अर्थात मजबूती आ जाती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बच्चा फील करने लग जाता है। दांत की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, दूध के दांत टूटने लग जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। मांसपेशियां, मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% भार होता है और बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। अब यहाँ पे ये आपने ध्यान देना है, कौन सी अवस्था में बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था जो थी उसमें बालिकाओं की मांसपेशियां बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। अन्य अंगों का विकास,
बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार और भार की दृष्टि से पूर्णतः विकास हो जाता है, पूर्णतः विकसित हो जाता है वह, और बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है, वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। अब बात करते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था को जीवन का, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बतलाया गया है। यह परिवर्तन की अवस्था है। इसमें किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं, यहाँ पर दोनों का ही विकास बहुत ही तीव्र गति के साथ में होता है, बालकों का भी और बालिकाओं का भी। ये जो समय है, यह जो वृद्धि का जो समय है, यह 14 वर्ष की आयु तक होता है, और बालिकाओं में जो समय है वह 11 से 18 वर्ष तक की आयु तक होता है, जहां बालिकाओं में के शारीरिक विकास में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आकार एवं भार की हम बात करें तो किशोरा अवस्था में लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक ही बढ़ती है। उसके बाद बहुत कम चांस होते हैं कि बालक और बालिकाओं की जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो। भार की अगर हम बात करें तो बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। ये जो किशोरा अवस्था होती है, यहाँ पर बालकों का भार बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होता है। सिर व मस्तिष्क, इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, वह निरंतर चलता रहता है। 15 से 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है और मस्तिष्क का भार लगभग 1200 से 400 ग्राम के 1400 ग्राम के बीच में होता है। यहाँ आपने ध्यान देना है कि यहाँ हमारे सिर एवं मस्तिष्क का विकास जो अभी भी जारी है। 15 से 16 वर्ष की जो आयु होती है, उस आयु में बालकों के जो मस्तिष्क है उसका भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अब हम बात करते हैं हड्डियों की। हड्डियों में पूर्णतः मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी छोटी हड्डियां एक दूसरे में जुड़ जाती हैं। इस प्रकार इस अवस्था में जो है हमारे शरीर में 206 हड्डियां विकसित होती है, क्योंकि वो एक दूसरे में जुड़ जाती हैं। अन्य अंगों का विकास इस अवस्था में आंख, कान, नाक, त्वचा, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है और मांसपेशियों का विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का पूरा विकास जो है लगभग पूरा हो जाता है। मस्तिष्क का विकास अब इससे आगे धीमा हो जाता है। विभिन्न ग्रंथियों का विकास किशोरा अवस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इनमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियां जो है वो प्रमुख होती है। इन ग्रंथियों का स्राव शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास जो है उसको प्रभावित करती है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये जो शारीरिक विकास था इसको हमने सभी अवस्थाओं में पढ़ा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन विभिन्न अवस्थाओं में वंशानुक्रम एवं वातावरण का इन अवस्थाओं में हमारा जो शारीरिक विकास है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से बालक के शारीरिक विकास का हम ध्यान रख सकते हैं। पहला पॉइंट आता है कि गर्भाधान के समय वंशानुक्रम द्वारा ग्रहण की गई पैतृक जो विशेषताएं और गुण होते हैं उनका बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो वंशानुक्रम अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले गुण, यदि दादा या पिता जो है उनकी हाइट अधिक होती है तो बच्चे की हाइट भी अधिक होती है। दूसरा है गर्भ काल में मां की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था। अब ये चीज बहुत मायने रखती है बालक के लिए कि गर्भ काल में मां का शारीरिक और मानसिक संतुलन जो है वह बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मां स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है गर्भ में मां और नाल के माध्यम से, मां के शरीर से ही खान पान की अपनी सारी जो व्यवस्था है उसको पूर्ण करता है। इसलिए मां को सात्विक और संतुलित भोजन आहार करना चाहिए, फल फ्रूट इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मानसिक जो अवस्था होती है, मां
को अपने मस्तिष्क में अत्यधिक विचार नहीं रखने चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। माँ का जो माइंड है वह स्थिर होना चाहिए, मतलब पढ़ाई की तरफ होना चाहिए अत्यधिक, या पूजा पाठ इत्यादि में, उससे बच्चे पर काफी प्रभाव पड़ता है। जैसे कभी कभी माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या हम बहुत ज्यादा दवाइयां अगर लेते हैं, दवाइयों का सेवन अगर हम करते हैं, तो उससे बच्चे के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में माँ के माध्यम से बच्चे को प्राप्त होने वाली पोषक सामग्री, गर्भावस्था में बच्चा, यहाँ पे देखिए जो अभी मैंने बात बताई थी कि माँ के शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में, वही बात यहाँ पर तीसरे पॉइंट में इन्होंने कह दी है कि गर्भावस्था में माँ के माध्यम से बच्चे को बहुत ही पोषक तत्व जो है वो प्रदान होते हैं। तो माँ को उस अवस्था में उसी प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। माँ के द्वारा बच्चों को सामान्य तथा असामान्य रूप से जन्म देना, ये बात आज के टाइम में आधुनिक युग में बहुत अधिक महत्व रखती है कि बच्चे का जो जन्म है वह सामान्य तरीके से हुआ है, वह नॉर्मल हुआ है या सिजेरियन हुआ है, इस चीज का बालक के शारीरिक विकास के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त तथा अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, समय समय पर माँ को डॉक्टर्स की सहायता लेनी चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा कमी इन दिनों में किसकी आती है, अगर माँ का सर्दियों का अगर समय है, अगर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिया जाता है, तो उससे बच्चा जो है वह सिकुड़ने लग जाता है, और कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क पर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सर्दियों में और अत्यधिक पानी पीना चाहिए, और गर्मी में तो हम वैसे ही पी लेते हैं, लेकिन उस समय खान पान में वैसे कमी आ जाती है। तो दोनों ही सीजन में गर्भवती महिला को पर्याप्त जो है चिकित्सा सुविधाएं समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहना चाहिए। इसके बाद आता है जन्म के बाद शिशु एवं माता की देखभाल। यहाँ देखिए, यहाँ तक का जो प्रोसीजर था वह तो था माँ से संबंधित गर्भावस्था, अब वह जन्म ले चुका है, उसके बाद भी शिशु एवं माता की दोनों की पर्याप्त मात्रा में उचित देखभाल होनी चाहिए। यदि जन्म के समय थोड़ी सी लापरवाही अगर हो जाती है, बच्चा नया नया इस माहौल में आता है, उस समय बहुत सारे बच्चे हैं जो अगर बच्चे को अत्यधिक प्रकाश में रख दिया जाता है या दिखा दिया जाता है, रोशनी में उसे रखा जाता है, तो इससे बच्चों की आंखों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आंखों में बहंगापन आ जाता है, या बच्चा देखने में सक्षम नहीं होता। बहुत बार बहुत अधिक आवाज अगर हो जाती है, तो उससे बच्चे के कान के जो पर्दे होते हैं उनके ऊपर भी, जब नवजात जो शिशु होता है उसके पास में ऊंची आवाज में कोई लाउड स्पीकर या ऐसा कुछ नहीं बजना चाहिए, उससे बच्चे के कान जो है वह हमेशा के लिए खराब हो जाए। तो जन्म के समय और जन्म के बाद भी माता एवं शिशु की देखभाल जो है वह उसके शारीरिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बात आती है शारीरिक दोषों एवं न्यूनताओं की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, कि शारीरिक जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। जन्म के पश्चात के वर्ष जो है उसमें शिशु का पोषण, अब जन्म हो चुका है उसके बाद भी शिशु के पोषण के लिए पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए, उसे संतुलित एवं माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए। ये शिशु की बात हो रही है, हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। तो इस अवस्था में सबसे ज्यादा बच्चे के लिए जो स्वस्थ माना गया है, तो इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है वह स्वस्थ रहे, और उसमें स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का महत्व और उसकी शैक्षिक उपयोगिता, कि शारीरिक विकास जो है उसका क्या महत्व है और शिक्षा में उसका क्या उपयोगिता है उसकी। शारीरिक विकास जो है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए एक अध्यापक का उद्देश्यपूर्ण सहयोग दे सकता है। कैसे दे सकता है अध्यापक इसमें सहयोग? अध्यापक बच्चे को समय समय पर बच्चे को बौद्धिक शारीरिक विकास के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, खेलकूद की जो क्रियाएं हैं, जिसमें बच्चा जो है अपने प्रत्येक अंग, मस्तिष्क का भी प्रयोग करता है और अपने शारीरिक अंगों का भी प्रयोग करता है। बालकों के समुचित विकास के लिए उनके शारीरिक स्वास्थ्य और विकास का ध्यान रखना भी अध्यापक का परम कर्तव्य है। अध्यापक ज्ञान द्वारा बच्चों को उचित सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन तथा शिक्षा ग्रहण करने में सहायता कर सकता है। अब यहाँ पे अध्यापक कैसे सहायता कर सकता है कि अध्यापक जो है ज्ञान के माध्यम से,
यहाँ पे अध्यापक जो है बच्चों को उस ज्ञान के माध्यम से सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन करना उसे सिखा सकता है। समायोजन की उसे शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों के शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। अब आयु स्तर पर हमें बच्चे, वो शैशवा अवस्था का है, यदि हम बात करें तो शैशवा अवस्था में भी बालक अपने हाथ पैर चलाता है, एक्सरसाइज करता है। इसी तरह से बच्चे के लिए खेल कूद का पर्याप्त माहौल होना चाहिए और उसकी खेल कूद की ये जो प्रक्रिया होती है इसमें बच्चे की हड्डियां जो है बहुत कोमल होती है, बहुत नाजुक होती है। तो उसके लिए जैसे इनडोर आउटडोर गेम्स जो हैं उसके द्वारा उसके शारीरिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें भी अध्यापक अपनी कक्ष में उचित ग्रुप के माध्यम से जैसे दौड़ लगाना से भी उसका शारीरिक विकास जो है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास को हमने पढ़ा। हमारा आज का जो विषय था ये हमने पूजा पब्लिकेशन की बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक से पढ़ा है। उम्मीद है आप सभी को शारीरिक विकास जो है तीनों अवस्थाओं में समझ में आया होगा। इसमें अध्यापक की भूमिका भी आप लोगों को समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।